नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग हमारा टॉपिक देख रहे थे एथिकल थिंकर्स और उसी को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एथिकल थिंकर्स का जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने एरिस्टोटल को अब हम लोग इस क्लास में देख लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने सॉक्रेट्स और प्लेटो के बारे में देख लिया है। सॉक्रेट्स प्लेटो के बारे में देख लिया है, कौटिल्य के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, यानी कि इंडियन फिलोसोफर्स या इंडियन थिंकर्स जो है वो हम लोगों ने देख चुके हैं। उसके अलावा जो वर्ल्ड थिंकर्स है उसमें सॉक्रेट्स और प्लेटो कवर कर चुके हैं। प्लेटो को जस्टिस भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एरिस्टोटल की तरफ बढ़ जाते हैं। एरिस्टोटल जो कि हमारे गोल्डन मीन के बारे में बात करते हैं, यानी कि टू अवॉइड एक्सट्रीमिटीज, गोल्डन मीन टू अवॉइड एक्सट्रीमिटीज के बारे में बात करते हैं। तो इनकी थॉट्स देख लेते हैं एथिक्स में क्या है। ऑल ह्यूमन बींग्स सीक हैप्पीनेस, सो ही फर्स्ट रिकॉग्नाइजेस दैट हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गुड। Happiness is the ultimate good as per Aristotle, since all other goods are intermediate while happiness is final। ठीक है, जब हमने गुड की बात करी थी, शुभ और अशुभ की बात करी थी, उसमें भी इंट्रिंसिक गुड एक्सट्रिंसिक गुड की बात करी थी। तो हैप्पीनेस इज इंट्रिंसिक गुड, इट इज द अल्टीमेट गुड एज पर एरिस्टोटल। वी परस्यू अदर गुड्स टू अचीव हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज वैल्यूएबल इन इटसेल्फ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इज अ लाइफ ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन। इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन यानी कि हैप्पीनेस है। आपके लिए भी यूपीएससी ने पूछा है कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू, या फिर आरएस में भी क्वेश्चन बनता है कि हैप्पीनेस से आप क्या समझते हैं, तब आप एरिस्टोटल की ये कोटेशन भी बता सकते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, इज द अल्टीमेट गुड। ठीक है, एरिस्टोटल, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इज द लाइफ ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन। ठीक है, सिंस रीजन इज व्हाट सेपरेट्स ह्यूमैनिटी फ्रॉम एनिमल्स, its exercise leads man to the highest virtue. Aristotle believed that happiness was the most important thing in life. Aristotle believed, he taught that one should not waste one's time in the pursuits of pleasure but should seek happiness instead. According to him, true happiness lay not in material things but in understanding one's true nature and revealing one's full potential. In short, happiness depends upon ourselves and not on the outside world. Not on the outside world यानी कि आंतरिक होती है, इंटरनल होती है, ये अपने ऊपर डिपेंड करती है, सामने वाले वर्ल्ड पे डिपेंड नहीं करती। Full potential of perfection is possible through virtue, that is golden mean between two extremes। golden mean के बारे में बात की है। golden mean का एग्जांपल तराजू बनाकर अभी आप शो कर सकते हो, जैसे एक तरफ इकोनॉमी है, एक तरफ एनवायरनमेंट है, तो बीच में आ जाएगा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तरफ आप इकोनॉमी को प्लेस करोगे, दूसरी तरफ आप एनवायरनमेंट को प्लेस करोगे, तब आपके बीच में जो बैलेंस होगा दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट वर्च्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वर्च्यू क्या बोल रहे हैं? वर्च्यू एज अ गोल्डन मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। ही बिलीव्ड एवरी सिचुएशन हैज टू एक्सट्रीम्स ऑफ एक्शन। वन एक्सट्रीम जिनको वाइस बोला है, डिफेक्ट ऑफ वाइस ऑफ मिनिमल एंड वाइस ऑफ एक्सेस, कमी और किसी का ज्यादा। द एथिकल एक्शन और द वर्च्यू एथिक वाज द मीन ऑफ टू एक्सट्रीम्स। फॉर एग्जांपल, wise defect of confidence would be cowardice or too little confidence, while the wise excess of confidence would be rashness or too much confidence। ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो भी दिक्कत है, टू मच रैशनेस है वो भी दिक्कत है, और लिटिल कॉन्फिडेंस है, काफी कम कॉन्फिडेंस है या कॉवर्डिस है तो वो भी दिक्कत है। द एथिकल वर्च्यू बिटवीन द टू वुड बी करेज, द मीन बिटवीन कॉवर्डिस एंड रैशनेस। तो अवॉइडिंग, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इधर बना सकते हैं, इधर कॉवर्डिस बना सकते हैं। ठीक है, इधर आप रैशनेस बना सकते हैं, रैशनेस, और जो इनका बीच में है गोल्डन मीन है, दैट इज करेज, दैट इज करेज। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप गोल्डन मीन लिख सकते हैं और एरिस्टोटल लिखकर इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, जिससे आपका आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, गोल्डन मीन को इस तरीके से शो करके आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ठीक, तो to avoid extremities, Aristotle further believed that the identification of the golden mean is based on person's character or virtue, which is ingrained by habitual action, जो repeatedly habitual है। For example, an honest person will not lie because telling the truth is a personal value and a personal habit। The key to virtual ethics is that the ethical action is based on the individual। Vice of minimal क्या है? Having a belief that God will take care everything, खुद से कुछ मत करो, ठीक है, सब कुछ समाज भगवान देख लेगा। और वाइस ऑफ एक्सेस क्या है? बी ग्रीडी इन नेचर। ठीक है, नीड वर्सेस ग्रीड की बात कर लेंगे तो वो भी शो कर सकते हैं यहाँ पे, नीड वर्सेस ग्रीड की बात कर लेते हैं, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको सब कुछ आप ही के द्वारा करना है। एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म वर्सेस डिटर्मिनिज्म, वो सब भी डिबेट्स आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो सॉक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो आपके मुख्य हैं आपके वर्ल्ड थिंकर्स में। देन वी हैव यूटिलिटेरियनिज्म, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यूटिलिटेरियनिज्म, डस एंड्स जस्टिफाई मींस, डस एंड जस्टिफाई मींस जो क्वेश्चन था उसी में ये आएगा जहां जहां यूटिलिटेरियनिज्म है, यानी कि मैक्सिमम, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो वैक्सीन ट्रायल्स, वैक्सीन ट्रायल्स देख लो, उसी में ये चीज हुई भी है।
क्या हुई हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, हालांकि उसमें नुकसान भी होगा, ठीक है, ट्रायल्स में नुकसान भी होगा, लेकिन ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इज द अल्टीमेट एम ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ह्यूमन एक्शंस बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग हिज और यूटिलिटी इन अ गिवन सिचुएशन so that human can survive, it is purely based on cost benefit analysis, cost benefit analysis, ठीक है। डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शन में जो ज्यादा है उसको फेवर करना है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वन एंड द सेम थिंग, प्रिंसिपल या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसके थिंकर्स कौन से, जेरेमी बेंथम और जेएस मिल, जो इसके प्रोफाउंडेड है किसके, यूटिलिटेरियनिज्म के, जेएस मिल और जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम, हाउ इट वर्क्स, humans are most of the time concerned about self interest than societal interest. Such self interest behavior tries to draw maximum utility based on greater benefit greater than cost occurred to it. इंडिविजुअल लेवल पे कैसे है, सेल्फ मोटिवेट्स ईगो सेटिस्फैक्शन, हम अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। सोसाइटल लेवल पे ग्रेटर गुड टू ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। और गवर्नेंस में सेम प्रिंसिपल, मोर बेनिफिट टू द पीपल इन स्कीम्स, गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एप्लीकेशन पार्ट हो गया यूटिलिटेरियनिज्म का, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म का खुद पे भी, इंडिविजुअल पे भी है कि खुद भी इंसान भी मोटिवेट होता है, ईगो सेटिस्फाई करता है और खुद का भी भला चाहता है, ठीक है, खुद का भी भला चाहता है। देन वी हैव जेरेमी बेंथम, अगेन यूटिलिटेरिज्म में ही है, एथिकल ईगोइज्म, खुद का जो सेल्फ का जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करने की बात करता है, खुद के बेनिफिट के बारे में बात करता है। बेंथम आल्सो अ यूटिलिटेरियन हु डिफाइंड हैप्पीनेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। Individuals fulfills their pleasures for benefit of society, which is called as ethical egoism, because individuals satisfy their ego needs, which brings more pleasures than pain, which is considered as ethical। ठीक है, सभी लोग खुश होंगे, इंडिविजुअली खुश होंगे, तो सारे लोग खुश होंगे, तो अल्टीमेटली वो समाज खुशहाल हो जाएगा, समाज या सोसाइटी जो है वो खुशहाल हो जाएगी, सभी लोग खुश है तो। अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल शुड बी गिवन individual liberty to satisfy their ego needs. Once individual pleasures satisfy its benefits the society by self development। खुद का विकास हो गया, खुद के प्लेजर सेटिस्फाई हो गया, तो सोसाइटी को कैसे विकास करेगा, सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से। जब खुद का ही विकास हो रहा है सबका, तो इस प्रकार से सब अपना अपना विकास देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो सोसाइटी, जो समाज है, उसका विकास हो जाएगा। एनी एक्शन कंसिडर्ड एज गुड विच मैक्सिमाइजेस द सोसाइटी बेनिफिट्स। यूटिलिटेरियनिज्म का क्या बोल रहा है, वो एक्शन सही है, वो एक्शन सही है जो आपके सोसाइटी को बेनिफिट करे, ठीक है। केस स्टडी में आपको बताया, जिस प्रकार से कोई पुल होता है, ठीक है, कोई फ्लाईओवर है और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन आपको उसका इनॉग्रेशन करना है क्योंकि किसी मिनिस्टर ने कहा है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एथिकल इगोइज्म या फिर जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए कहें कि अभी इसको उद्घाटन करना ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा, सोसाइटी को फायदा नहीं होगा। तो ये केस स्टडीज में इस तरीके से आपको यूज करने हैं। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बेंथम, प्लेजर एंड पेन गवर्न नॉट ओनली हाउ ह्यूमन बींग्स एक्ट बट ऑल्सो हाउ ह्यूमन बींग्स आउट टू एक्ट। Such acts based on the principle of utility or the principle of utilitarianism, greatest happiness, pleasure for the greatest number of person community। Again, utility का principle क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्लेजर फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन। 2 मार्कर का सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं जेरेमी बेंथम का कॉन्सेप्ट है, गिवन बाय जेरेमी बेंथम, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्लेजर फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। फॉर बेंथम, मोटिव्स कैन ओनली बी कंसिडर्ड, ये क्या हो गया, फॉर बेंथम मोटिव्स कैन ओनली बी कंसिडर्ड गुड और बैड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव ऑफ हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो गुड है तो है, अगर वो हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अगर वो खुशहाली ला रहा है तो वो शुभ है, और अगर वो गुड बैड है, अगर वो अनहैप्पीनेस या फिर खुशहाली नहीं ला रहा है तो वो बैड है। ठीक है, गुड और बैड को इस तरीके से इन्होंने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट का ड्यूटी बेस्ड एथिक्स था, जो आपका स्टार्टिंग में भी एक कॉन्सेप्ट था। इमैनुअल कांट, उसका ड्यूटी बेस्ड कॉन्सेप्ट था, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स इमैनुअल कांट का था। और डियोंटोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट था, डियोंटोलॉजिकल, ठीक है, या फिर मीन्स बेस्ड जो एथिक्स थे, मीन्स बेस्ड या फिर एक्शन बेस्ड एथिक्स जो थे, वो आपके किसके थे, कांट के। तो कांट क्या बोलता है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स आर कंसर्न विद व्हाट पीपल डू, नॉट विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन। तो ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म वाला नहीं है, यूटिलिटरिज्म वाला नहीं है, ये डियोंटोलॉजिकल है, ड्यूटी वाला है। डू द राइट थिंग, डू इट बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी क्यों करनी है, ड्यूटी करने के लिए ड्यूटी करनी है, क्यों, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, इट इज द राइट थिंग टू डू, इसलिए वो करना चाहिए। डोंट डू रॉन्ग थिंग्स, अवॉइड देम बिकॉज दे आर रॉन्ग। ठीक है, तो सही क्यों करना है, क्योंकि ये सही चीज है, समाज में सही है, इसलिए हमको सही करना है, और कुछ नहीं है, बस और कुछ करे नहीं है, हमको बस काम दिया हुआ है। सही क्यों है, क्योंकि चीज सही है, इसलिए हमको सही करनी है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, अवॉइड देम बिकॉज दे आर रॉन्ग। Kantian duty-based ethics says that some things should never be done, no matter what consequences they produce.
This seems to reflect the same ways human beings thinks. People have a duty to do the right thing even if it produces a bad result. Even if produces a bad result. ठीक है, तो आपके वही है कि जैसे कभी केस में आता है एंटी नक्सलिज्म वाला, एंटी टेररिज्म वाला, यूटिलिटेरियनिज्म का एक तरीके से थोड़ा सा काउंटर देख सकते हैं कि अगर वो आपको क्या है कि सही काम करना है चाहे फिर वो बैड रिजल्ट लेकर आए, सही काम करना है बैड रिजल्ट लेकर आ सकता है, तो काउंटर करने के लिए भी आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ठीक है, Kant thought that it would be wrong to tell a lie in order to save a friend from a murderer। इनका क्या कहना है, देखिए आप अपने फ्रेंड को बचा रहे हैं, क्यों, उसने मर्डर किया है लेकिन आप उसके लिए झूठ बोल रहे हैं। इट्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एथिक्स। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एथिक्स ऐसे बोलता है, कल भी शायद अपन ने बात करी थी कि आप जब बैठे हैं और पूरी दुनिया, आप इस प्रकार से डिसीजन ले, इस प्रकार से बोले कि पूरी दुनिया जो है वो आपकी तरफ देख रही हो, तब आपका क्या डिसीजन रहेगा, या फिर इट बिकम्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, या यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो जाए कि जो गलत है वो गलत है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो जाए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो जाए उसकी, जो गलत है ठीक है वो गलत है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, जो गलत है भैया वो तो गलत है ही। ठीक है, इट समटाइम्स वी मे हैव टू लाई विद गुड इंटेंशंस, दैट इज मॉरल एब्सोल्यूटिज्म। इन दैट केस कांट्स यूनिवर्सल ड्यूटी एथिक्स कांट वर्क। तो कुछ केस में हमको इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए हमको झूठ भी बोलना पड़ता है, जैसे कहीं लगता है कि आपको अगर आप रिवील करेंगे आइडेंटिटी तो वहां से दंगे भड़क सकते हैं, या फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जिसमें आपको लगता है कि कुछ चीजें हमको जरूरी नहीं है कि हमको बताया जाए। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, या फिर किसी ने मर्डर किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड लड़ाई हो सकती है, उस केस में हमको ये बताना नहीं होता। डिफरेंट सिचुएशंस डिमांड डिफरेंट अप्रोचेस, यूनिवर्सलाइजेशन कांट वर्क एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। तो ये है कि इस तरीके से हमको क्या है, सत्यवादी भी नहीं बिल्कुल बनना है, हमको मॉडर्न मिक्स मध्यम मार्ग होते हुए क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट है वो हमको डिसाइड करना है। देन वी हैव कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ये क्या कहता है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इट इज अ वे ऑफ इवेल्युएटिंग मोटिवेशन फॉर आवर एक्शंस। Kant defined it as a supreme principle of morality, that is rationality, that is rationality. He characterized it as an objective, rationally necessary, and unconditional principle that we must always follow despite any natural desires or inclinations we have to the contrary. Any human action can be justified through this principle. Through this principle, any immoral action can be called as immoral because it violates this principle. This rationality can be discoverable by through practical reason. प्रैक्टिकल रीजन को देखते हुए, यूनिवर्सल ट्रुथ को देखते हुए, ठीक है, वहां आपके कैटेगोरिकली इंपेरेटिव लगाया जा रहा है। दिस रैशनैलिटी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ऑटोनोमस और फ्री विल, ऑटोनोमस विल, फ्री विल। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, दैट इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, इज नन अदर देन द लॉ ऑफ एन ऑटोनोमस विल। ठीक है, स्वतंत्र रूप से सारे फैक्टर्स आप हटा दीजिए, और फिर आप जब बैठे हैं, अब आप न्याय करने बैठे हैं, तो सारे फैक्टर्स हटा के अब आप देखिए कि किस प्रकार से आपका जो डिसीजन होगा किसको इफेक्ट करेगा, किसको इम्पैक्ट करेगा। तो ये है आपका कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन वी हैव जॉन रॉल्स सोशल जस्टिस। जॉन रॉल्स सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली जस्टिस या सोशल जस्टिस के लिए फेमस है जॉन रॉल्स। ठीक है, जस्टिस वॉज इंटरप्रेटेड इन मेनी वेज सिंस एंशियंट हिस्ट्री। इन एंशियंट सिविलाइजेशन मेंटेन धर्मा वॉज अ जस्टिस फॉर किंग, जस्टिस टू हिज पीपल वॉज पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स। तो ये, तो जैसे प्लेटो ने कहा कि प्लेटो के टाइम पे जस्टिस क्या था, जो भी वर्ण सिस्टम था, जो भी कास्ट सिस्टम था, जो भी लोग थे अपने अपने वर्णा में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करें, तो वो प्लेटो का जस्टिस हुआ करता था। यहाँ पे किंग के लिए क्या है, और चाणक्य ने क्या किया कि फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। तो चाणक्य ने क्या बताया था, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाई द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। तो थिरुकुलर में भी इस तरीके से किंग के रोल दिए गए थे, हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में बात किया। ठीक है, हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में बात किया। इन्होंने जस्टिस किसको कहा, जस्टिस टू द पीपल वाज पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स, जो गलत है उसको पनिशमेंट करता है। जैसे अपनी आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी जो है, आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी जो है, जिस प्रकार से जस्टिस गलत को और न्याय जो करती है वो इसका प्रिंसिपल है। Socrates and Plato interpreted justice as lies equally in both state and humans, ideal justice which questions the authority. The idea that justice involves giving each person his due continues to an important part of our present day understanding of justice. ठीक है, today our understanding of justice is according to Kant, all human beings possess human dignity. If all persons are granted dignity, they have the opportunity to develop their talents and pursue their chosen goals. जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल सिटीजन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन क्या है आज के टाइम पे, जस्टिस, ठीक है, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, या फिर ट्रीटिंग ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, एंड अनइक्वल्स अनइक्वली।
जो बराबर है उनको बराबर की तरह, जो अनइक्वल है क्योंकि उनको, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन जैसे हम लोग पॉलिसी लेकर आते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन जैसे पॉलिसी लेकर आते हैं तो ट्रीटिंग अनइक्वल्स अनइक्वली, उनको समान नहीं रखते हुए हमको अलग तरीके से ट्रीट करना है ताकि वो अपने मेन स्ट्रीम में आगे आ सके। तो जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल सिटीजंस, ठीक है, इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल सिटीजंस। तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एज पर रॉल्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में कौन कौन से आ रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर इक्वल्स, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, या फिर बोल दीजिए अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल्स। प्रोपोर्शनलेट जस्टिस, प्रोपोर्शनलेट जस्टिस क्या बोल रहा है, अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ज्यादा लोगों को ज्यादा फायदा होना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट इंटरवेंशन इन डूइंग जस्टिस, तो स्टेट का भी रोल लिया है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स भी है ये, ठीक है, तो वहां पे स्टेट का भी रोल होता है इन डूइंग जस्टिस। एक होता है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, इक्विटेबल distribution of resources, equitable distribution of resources is considered as justice, equitable distribution of resources is considered as justice as per Rawls, equal treatment for equals, proportional justice, recognition of special needs, just distribution and state intervention in doing justice, ठीक है। फिर आ जाइए व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अगेन जॉन जॉन रॉल्स का व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या बोलते हैं, ये भी है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, क्यों 2 मार्कर्स में पूछ सकते हैं कुछ टर्म। Rawls tried to put such things under this principle: a situation of complete ignorance about our possible position and status in society. Each person would decide in the way they generally do in terms of their own interest, ठीक है। अगर आपके पास ये है कि आप वही है सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप अपनी सारी अपनी इग्नोरेंट है किसके बारे में, कि आपकी पोजीशन क्या है, आप किस पोजीशन पे हैं, क्या स्टेटस है, तो अपन क्या है कि इन जनरली इस तरीके का सोचेंगे कि अपने बारे में ही सोचेंगे, या फिर अपन कुछ इस तरीके का सोचेंगे कि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल बन जाए, यानी कि सब समाज को, सब लोग हमको देख रहे हैं। The advantage of wheel of ignorance is that it expects people to just be rational. But wheel of ignorance is the first step in arriving a system of fair laws and policies. A rational being looks society as a whole instead of self-interest. ठीक है, self-interest, ठीक है। Therefore, Rawls argues that its rationality and not morality could lead us to fair and just society, and decides how to distribute the benefits and burdens. How to distribute the benefits and burdens. That is wheel of ignorance. Then we have Machiavelli. Machiavelli को भी देख लीजिए, ठीक है। मकाइवेली के बारे में देख लीजिए, मकाइवेली की क्या थॉट्स है। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल पॉलिसी फॉर द प्रिंस टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स इन द स्टेट क्राफ्ट। रिलीजन और एथिक्स को स्टेट क्राफ्ट में लाना, ये मकाइवेली इसको नहीं मानते, ठीक है, ये भी नहीं मानते, इनको बोलता है राजा भी क्या है, शेर की तरह, शेर की भांति और हिरण की भांति होना चाहिए, तेज, कनिंग, चंद्र, मतलब सारी क्वालिटीज किंग में होनी चाहिए। इट इज नॉट द प्रैक्टिकल पॉलिसी फॉर द प्रिंस टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ religion and ethics. Politics is governed by its own independent standard. Hence, it cannot be bound by the conventional ethical standards. Everything is justice. ये यहाँ बोलता है everything is just in politics. Everything is just, ठीक है, मारना पड़ता है, धर्म युद्ध, जस्ट इन पॉलिटिक्स, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, एवरीथिंग इज जस्ट बताता है, क्योंकि ये किंग है, उसको एक सिस्टम है, स्टेट है, उसको चलाना है, तो इट कैन, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जैसी बात है, एवरीथिंग इज जस्ट इन पॉलिटिक्स। अकॉर्डिंग टू हिम द रूलर शुड बी honest, righteous and true to his word, but in reality nobody can have all these qualities, and these qualities will not enable a ruler to rule over vicious people, ठीक है, यानी कि ऐसा तो होना चाहिए, बट ये सब क्वालिटीज होगी तो क्या है कि एक तरीके से ये रूल नहीं कर पाएगा। सो द प्रिंस शुड फोकस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट विदाउट बीइंग बाउंड बाय मॉरल ऑब्लिगेशंस। तो इनका क्या है, इन्होंने सीधा सीधा कह दिया भैया कि फिर अपने को तो न्याय स्थापित करना है, अपने को तो राज्य संचालित करना है, तो स्टेट की रक्षा करनी है, तो हमको ये जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, सत्य न्याय, इन सबको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना, अपने को अपने एथिकल स्टैंडर्ड ज्यादा ध्यान में नहीं रखते हुए अपने को क्या है, जस्टिस करनी है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में, स्टेट में अपने को क्या है, जस्ट सोसाइटी की स्टेब्लिशमेंट करनी है, जस्ट सोसाइटी की स्टेब्लिशमेंट करना है। Machiavelli does not contend that ends justify the means, but he claims that a ruler's success will be judged by popular verdict, and that he will be excused for using dubious means if he is successful in the end, ठीक है। तो जस्टिफाई एंड्स जस्टिफाई द मीन्स वाला क्वेश्चन है, उसमें भी मकाइवली बोलता है कि इन जनरल तो ये नहीं बोलता कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, लेकिन ये बोल रहा है कि राजा के लिए, फॉर द प्रिंस, या फिर राजा के लिए क्या है कि ये चीज है, अगर वो कुछ इस तरीके का डिसीजन लेता है जिससे सक्सेसफुल रहता है, यानी कि पब्लिक को फायदा रहता है एंड में, तो फिर वो उसके वो माफ हो जाएगा, वो माफ हो जाएगा, वो उसको माफी मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि एंड्स उसके लिए फायदेमंद है। तो मकाई के लिए ये ध्यान रखिएगा, जस्टिस स्टेट को बचाने के लिए मॉरल ऑब्लिगेशंस उसको ध्यान में नहीं रखने। देन वी हैव जॉन रूसो। रूसो क्या बोलता है, रूसो के बारे में इतना सही है कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। One man thinks himself the master of others, but remains more of a slave than they are.
मोर ऑफ अ स्लेव देन दे आर, मोर ऑफ अ स्लेव देन दे आर। तो ये है आपका रूसो, ठीक है, रूसो है, क्या बोलता है, मैन इज बॉर्न फ्री, हम लोग आजाद हुए, जन्मे आजाद है, बट एवरीवेयर ही इज चेंज, हर जगह चेंज में है। वन वन मैन थिंक्स हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ अदर्स बट रिमेन्स मोर ऑफ अ स्लेव देन दे आर, देन दे आर, ठीक है। तो ये है आपके थिंकर्स, ये है आपके थिंकर्स। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है एथिक्स में, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए, एथिकल टर्म्स आपके जो है वो आपके स्ट्रांग रहने चाहिए, एथिकल टर्म्स आपके स्ट्रांग रहने चाहिए, वर्च्यूज आपके पास जो वर्चुअल टर्म्स है, वर्च्यूज हो गया, गुड हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रित हो गया, रित हो गया, यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर, यूनिवर्सल ट्रुथ, ऋण हो गया, पितृ गुरु देव ऋण हो गया। देन वी हैव रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी, अगेन इनमें भी आपके पास क्या होने चाहिए, एथिकल टर्म्स होने चाहिए, रोल ऑफ फैमिली हो गया, रोल ऑफ सोसाइटी हो गया, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। कोई भी आपको थिंकर लगे तो आपको क्या है, मीन्स वर्सेस एंड्स यानी कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स आपको पता होना चाहिए, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। डायमेंशन ऑफ एथिक्स में अप्लाइड वाला पार्ट है, अप्लाइड वाला पार्ट इज बेस्ड ऑन आपके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आपके बहुत सारे जो आपके करंट अफेयर्स के पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल्स एथिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीप फेक, है ना, वो सब इसमें आ जाएंगे। देन वी हैव गांधीयन एथिक्स, ठीक है, गांधीयन एथिक्स, सत्य अहिंसा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके 7 डेडली सिंस जो आपको देखने हैं, 7 डेडली सिंस आपको करने हैं। एथिक्स ऑफ भगवत गीता, एथिक्स ऑफ भगवत गीता, और भगवत गीता में आपके आएंगे स्वधर्मा, स्वधर्मा, निष्काम कर्मयोग, पुरुषार्थ, ये सब इसमें आपके आ जाएंगे, स्वधर्मा, ड्यूटी विदाउट फेवर एंड फॉरवर, ये सब इसमें आपके इंक्लूड हो जाएंगे। देन वी हैव हाउ टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमास, तो हाउ टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमास भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, उसका ऑर्डर भी देख लिया, हाउ टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमास, टू चूज मोर राइट या चूज लेस रॉन्ग, एथिकल डिलेमा को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व किया जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों के पास थिंकर्स है, अलग अलग थिंकर्स की उनकी स्पेसिफिक अप्रोच क्या है, स्टेट को लेकर, वर्ण सिस्टम को लेकर, एजुकेशन हेल्थ को लेकर, और साथ ही में मॉरल वैल्यूज इनके कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, ठीक है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस हो गया रॉल्स का, यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, कांट्स का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हो गया, कांट्स का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हो गया, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हो गया इमैनुअल कांट का, व्हील ऑफ इग्नोरेंस हो गया रॉल्स का, व्हील ऑफ इग्नोरेंस जून रूसा हो गया एवरीवेयर मैन इज बॉर्न फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, ही हो गया। तो फिर इसके बाद आपको आपको स्कोर करने के लिए आपको एग्जांपल्स करंट के उसमें लिंक करने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल साइंस विदाउट मॉरलिटी है, डीप फेक अभी रिसेंट एग्जांपल था, या कोई भी वॉर हो रहा है तो आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड वॉर, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो उसमें जैसे जो अभी रिसेंट जो भी वॉर्स हो रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर आपके पर्सनल लाइफ के भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपने कभी कोई रिक्शा किया, आपके पास पैसे नहीं थे बट आपने उसको वापस रिटर्न किया, ठीक है, या आपके पास पैसे आ गए, पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स आप लोग इसमें कर सकते हैं। और आप लोग कोटेशंस जो आपको बताई गई है, जिसमें खासकर गांधी जी, अंबेडकर, इन सब की कोटेशंस, एपीजे कलाम साहब की, सॉक्रेट्स की, एरिस्टोटल की, ये भी आप अगर लिखेंगे तो कोटेशन से आपको क्या है कि एक्स्ट्रा स्कोर, आधा एक नंबर एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका जो एथिक्स की चीज़ है वो आपकी मोर और लेस टर्म्स पे ही आती है और एग्जाम्पल्स पे जाके खत्म हो जाती है। टर्म से मतलब आपकी डेफिनेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, और एथिकल टर्म से यानी कि आप एप्लीकेशन पार्ट पर आ चुके हैं। दैट इज ऑल रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन पार्ट इज ऑल रिक्वायरमेंट फॉर द मेन सब्जेक्ट, ठीक है, मेन सब्जेक्ट में क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है। इसके अलावा भी कोई स्टिल कोई डाउट आता है तो आप क्वेरीज रेज करते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मोटा मोटा सिलेबस है और इसमें ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं है। और सिमिलरली यूपीएससी का पैटर्न भी है, जहाँ कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिलोसफिकल एसेस आते हैं, वहाँ पे भी थिंकर्स का, इन सब टर्म्स का, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हुए आप आराम से उस ऐसे को लिख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।